हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मैं प्रवीण अपने यूट्यूब चैनल मैथ ब्रेन्स पर आपका स्वागत करता हूँ। और आज हम इस वीडियो में क्लास 11th मैथ का फर्स्ट चैप्टर सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सेट क्या होता है और उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेट समझते हैं, सेट क्या होता है। मैंने लिख रखा है पहले से ही सेट्स क्या है कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई, देखो वेल डिफाइन कलेक्शन, इसका मतलब ये होता है कि जो भी, जैसे हमने किसी को कोई क्वेश्चन पूछा, मतलब कुछ भी पूछा, तो अगर उसका आंसर सेम मिले, मतलब परसेंट टू परसेंट चेंज ना हो, जैसे मैं बोलूँ तब भी और भी कोई बोले तो वही आंसर आए, ठीक है ना, तो वो वेल डिफाइन होता है। तो मैंने आपको बताया कि अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है उसे हम सेट कहते हैं। अब क्वेश्चन हमारे दिमाग में है सर वेल डिफाइंड क्या होता है, तो मैंने कुछ एग्जांपल लिए, इनके मैं थ्रू आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। तो आइए चलिए समझते हैं। फर्स्ट लिया है ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। जरा एक बात बताओ, ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10 बोला जाए तो आप भी वही बताएंगे, है ना। किसी और को पूछेंगे तब भी वही बताएगा और हम लिखेंगे तब भी वही। तो कहने का मतलब क्या होगा, ये ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो देखो 1 नेचुरल नंबर होता है और ओड भी होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, उसके बाद 9 होता है, ठीक है। 1 होता है, ओड है, नेचुरल है, 3 भी ओड है, 5 और 7 9। अगर और 10 से लेस देन है तो हम 10 से आगे नहीं जाएंगे, आपने देखा। अब ये बताओ, ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 जो हमने अभी लिखा है, ये जो कलेक्शन मिला ये वेल डिफाइन है। क्यों? कि मतलब जो वेल डिफाइन कलेक्शन होगा वो कभी चेंज नहीं, मतलब वो परसेंट टू परसेंट चेंज नहीं होता है, ऐसे समझ लीजिए। वो चाहे, देखो मैं भी यही बताऊंगा, अगर आपको पूछा जाए कि आप बताओ कि ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 क्या होता है, तो आप भी यही आंसर बताएंगे, यही वाले होते हैं ना। तो ये होगा हमारा वेल डिफाइन। क्या होगा, मैं इसमें इधर लिखता चल रहा हूँ, BD, वेल डिफाइन होगा। क्लियर। चलिए सेकंड, द वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब देखो द वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, जो इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर जो वोवेल्स होते हैं तो उनका अगर हम कलेक्शन करेंगे तो क्या होगा, AEIOU। क्लियर। तो देखो वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट की अगर मैं कलेक्शन बनाया हम लोगों ने, तो देखा कि ये भी चेंज नहीं होगा, है ना। वेल डिफाइन कलेक्शन, मतलब इसका जो ये वेल डिफाइन होगा। क्यों होगा? नॉट चेंज परसेंट टू परसेंट, मतलब ये परसेंट टू परसेंट चेंज नहीं होता है ना। तो ये भी हमारा वेल डिफाइन है। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल चैप्टर है, बस थोड़ा सा डेफिनेशन बेस्ड है, मतलब थ्योरेटिकल है, तो थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं तो इजी हो जाता है क्वेश्चन। तो द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, अब देखो ये इक्वेशन है x² - 5x + 6 = 0। इसके जब भी हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिख रहा है आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन मिलते हैं। मान लेते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मे बी आंसर 2 और 3 आएगा ना, 3 आएगा, क्योंकि 6 के फैक्टर करेंगे तो 2 3 सही है। तो हमने देखा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो 2 और 3 आएगा, मतलब एक फैक्टर 2 आएगा, एक फैक्टर 3 आएगा, मतलब एक x की वैल्यू 2 वैल्यू आएंगी, जो एक 3 आएगी, दूसरी 2 आएगी, है ना। तो ये हम सॉल्व, मतलब कोई भी सॉल्व करेगा ये परसेंट टू परसेंट चेंज नहीं होगा, तो इसलिए ये वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। तो आपने देखा कि सर ये वेल डिफाइन है तो ये एक सेट होगा। जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है वो सेट होता है, वेल डिफाइन है, ये भी सेट है, ये भी सेट है, ठीक है। अब इसको ट्राई करते हैं। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। एक बात बताओ, इसमें क्या है कि आप उनका कलेक्शन बनाओ जो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हो इन इंडिया में। तो देखो 10 मोस्ट, देखो अब यहाँ समझना है आपको, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। देखो इसमें परसेंट टू परसेंट चेंज रहेगा। देखो मैं भी पढ़ता हूँ किसी की बुक्स, आप भी पढ़ोगे, तो आप देखोगे आपको कोई अच्छा, मतलब दूसरा राइटर अच्छा लगेगा, मुझे कोई दूसरा राइटर अच्छा लगेगा, है ना। वही तो कहा है कि कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो कहने का मतलब है देखो 10 मोस्ट टैलेंटेड, अब तुम्हारे अकॉर्डिंग कोई और टैलेंटेड होगा, मेरे अकॉर्डिंग कोई दूसरा राइटर टैलेंटेड होगा, तो
तो इसका मतलब ये वेल डिफाइन नहीं होगा। एक्चुअली इसके आंसर अलग अलग रहेंगे मेरे अकॉर्डिंग। कोई दूसरे, मैं दूसरे राइटर के नाम बताऊंगा, आप किसी और के बताओगे, और कोई पूछा जाए किसी को तो वो और किसी का बताएगा। इसलिए ये क्या है, ये नॉट वेल डिफाइन, नॉट वेल डिफाइन, ठीक है ना। शॉर्ट में लिख रहा हूँ नॉट वेल डिफाइन, तो मतलब ये सेट नहीं होगा। कहने का मतलब ये सेट नहीं होगा, ये सेट था, ये सेट था, ये सेट था। अगला चेक करते हैं, द कलेक्शन ऑफ बेस्ट एक्टर इन वर्ड। अब जरा समझते हैं, देखो वही बात सेम है कॉन्सेप्ट। द कलेक्शन ऑफ बेस्ट एक्टर इन वर्ड, देखो वर्ड में कि बेस्ट एक्टर मेरे अकॉर्डिंग कोई दूसरे होंगे, आपके अकॉर्डिंग कोई दूसरे होंगे, किसी मतलब ये इसका आंसर भी पर्सन टू पर्सन चेंज होगा। आंसर विल बी चेंज पर्सन टू पर्सन, तो पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये भी आपका नॉट वेल डिफाइन होगा। क्लियर, तो इसका मतलब ये भी आपका सेट नहीं होगा। तो आप ये बात समझ गए कि सर जो जिनका आंसर पर्सन टू पर्सन चेंज होता है वो वेल डिफाइन नहीं होते हैं, तो वो सेट भी नहीं होते हैं। और ऐसा कोई कलेक्शन, किसी भी चीज़ का कलेक्शन लेंगे, कोई सा भी ऑब्जेक्ट होगा और उसका आंसर पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता है, उसे हम सेट कहते हैं। क्लियर, तो मुझे लग रहा है यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो आपने सबसे पहले देखा कि डेफिनेशन क्या थी, तो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको समझ में आ गया, ऐसा कोई कलेक्शन जो वेल डिफाइंड है वो सेट होता है। एक दो एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे एक सिंपल लेते हैं कलेक्शन ऑफ डे, तो लिखेंगे कलेक्शन ऑफ ऑल डेज इन वीक। जरा समझना, कलेक्शन ऑफ ऑल डेज इन वीक मतलब वीक में जो डे का जो कलेक्शन है वो सेम होगा, है ना। आपको पूछा जाएगा तो आप भी कहोगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। हमको पूछा जाएगा, हम भी वही लिखेंगे, किसी और से लिखवाएंगे, मतलब इसका जो आंसर है सेम मिलेगा। तो क्या होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो ये सेम रहेगा, इसलिए ये आपका वेल डिफाइन होगा। क्लियर, बात समझ में आएगी, ये क्या होगा, वेल डिफाइन होगा। तो ये सेट होगा, मतलब ये सेट होगा। अब दूसरी बात करते हैं, आपको पूछ लिया जाए कि कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट इन क्लास 11th, तो आप समझदार हो कि देखो अब क्या होगा, इसको भी समझ लेते हैं। कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट इन क्लास 11th, तो बेटा ये भी वेल डिफाइन इसलिए नहीं होगा कि कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट। अब मान लो क्लास में गुड स्टूडेंट किसी, देखो मैं किसी, जो मेरा बच्चा मैथ में अच्छा होगा, मैथ अच्छी तरह पढ़ता होगा, मेरा रेस्पेक्ट करता होगा, मैं बताऊंगा कि ये बच्चा बहुत अच्छा गुड है। कोई दूसरा टीचर या मैम जाएंगी, उनके सब्जेक्ट में अगर कोई और बच्चा अच्छा है वो उनका रेस्पेक्ट करता है, मेरा नहीं करता है, या मेरे सब्जेक्ट में अच्छा नहीं उनके में अच्छा, तो वो बताएंगे उनका, वो कहेंगे वो बच्चा बहुत अच्छा है। तो इनका क्या आंसर रहेगा, मतलब ये वेल डिफाइन है क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो आपने इतना समझ लिया कि सेट क्या होता है, और अगर सेट होता है तो फिर वेल डिफाइन क्या होता है, वेल डिफाइन है तो सेट होता है, इतना समझ गए। अब इससे आगे थोड़ा सा समझते हैं कि इसमें ऐसे समझ लेते हैं। मान लो कोई अगर सेट इस तरह लिखा जा रहा है, देखो सेट लिखा जाएगा तो एक करली ब्रैकेट होगा, इसके अंदर कुछ भी नंबर होंगे, मान लो यही लिख लेते हैं AEIOU, ठीक है, और एक करली ब्रैकेट से क्लोज होगा। अभी बताएंगे सेट को लिखने के तरीके। सेट के 2 मेथड होते हैं लिखने के, रोस्टर और टेबुलर या सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब एक हो गया रोस्टर कह दो या टेबुलर फॉर्म कह दो, दूसरा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर हम इसको रीड कैसे करेंगे, लिखेंगे सेट ए, पढ़ेंगे इससे रीड करेंगे तो सेट ए, और इसके ये ऑब्जेक्ट होंगे, तो देखो ये हमेशा लिखा जाएगा कैपिटल लेटर में। क्या लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर में। बात समझ में आ गई। और इससे हम ये कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, इसे सेट कहते हैं। अब इनको क्या कहते हैं, अच्छा ये तो आप जानते ही, इसको तो करली ब्रैकेट कहते हैं, है ना। इसको क्या कहेंगे जो इसमें लिखा जा रहा है, एक्चुअली हम इन्हें देखो, अब पहले तो ये समझ लो
इसके अंदर जो लिखे जाते हैं इन्हें क्या है ना, स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। ये सेट कैपिटल लेटर में लिखा जाता है और ये सभी स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं, ठीक है ना। इसको हम देखो कहते क्या है, ये एलिमेंट, एलिमेंट्स भी बोलते हैं इनको, ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं, और बेटा मेंबर भी बोला, मेंबर्स। तो ज़्यादातर आप देखोगे ऑब्जेक्ट लिखा मिलेगा कहीं या एलिमेंट्स। तो हम कहने का मतलब सेट ए हो, इसको सेट ए पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे, है ना, रीड करेंगे। एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो है हमारा ये एलिमेंट लिखे हैं। तो आप इतना समझ गए कि जो सेट होता है उसे कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं और समझ लेते हैं इसको क्या लिखते हैं, कैपिटल लेटर्स में, और एलिमेंट को क्या लिखते हैं, स्मॉल लेटर्स में। तो आप ये भी समझ गए इनको एलिमेंट कहते हैं या ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन इसकी एक और कंडीशन है, ये सेपरेट होते हैं बाई कॉमा, कॉमा के द्वारा। कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है और कॉमा से सेपरेट होते हैं। तो इतना आप समझ गए कि इसको लिखते कैसे हैं, ठीक है। इसको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, ये स्मॉल लेटर से होते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं या ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब इसके जो तरीके हैं लिखने के, रोस्टर फॉर्म, सॉरी, सेट को हम दो मेथड से लिखते हैं, 2 मेथड से ना। तो देयर आर मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ सेट। ये बात समझ में आ गई। सेट्स मतलब सेट को रिप्रेजेंट करने के देयर आर 2 मेथड ऑफ रिप्रेजेंट ऑफ सेट, या अ सेट लिख दो, सेट भी लिख सकते हैं। मतलब एक सेट के रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड होते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, अ सेट। तो यहां तक तो मुझे लग रहा है कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। अब कौन कौन से मेथड होते हैं ये समझते हैं। तो नंबर फर्स्ट होता है आपका रोस्टर फॉर्म, और इसी को हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। क्या कहते हैं, ये फर्स्ट कंडीशन थी जिसको हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं। रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी। सेट दूसरा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म, तो मैंने बताया देयर आर 2 मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड होते हैं। पहले मेथड को रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म कहते हैं, सेकंड मेथड को सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो मैं सेकंड वाले को रफ कर देता हूं, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो समझते हैं। तो आपने अभी पढ़ा था कि कोई सा ले लो, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ये लिखते हैं, देखो मान लो ए इक्वल लिखा, कर्ली ब्रैकेट लिखा 1, चलो 3, 5, 7, 9 अभी लिखा था ना आपने, लिखा था ना कि ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, उसका मैंने एक सेट बना दिया। मतलब ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10 एक सेट होता है, क्योंकि वेल डिफाइन था, और वेल डिफाइन है तो वो सेट होगा। तो उसे हमने रिप्रेजेंट करके बताया कि ये इसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। ये सेट ए होगा कर्ली ब्रैकेट में, और ये एलिमेंट हमने लिख दिए सेपरेटेड बाई कॉमा, सेपरेटेड बाई कॉमा, सबके बीच में कॉमा होगा। अच्छा एक बात और याद रखनी है आपको कि इसमें ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता है। आप 1 को पहले लिख दो, 5 को आगे लिख दो, 3 को पीछे लिख दो, या 1 को लास्ट में लिख दो, 9 को पहले, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आया ना। एक्चुअली ये लिखा मैंने, इसको बताया कि ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, मतलब मैंने इसको रिप्रेजेंट किया। तो देखो इसको रिप्रेजेंट किया, तो ये नंबर, एक्चुअली ये नंबर हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं, ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता है कि हमें 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे ही लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो बेटा इसे हम कहते हैं
क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म। दूसरा लेते हैं, लीजिए कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने लिख दिया x इक्वल, तो क्या होगा A E I O U। आप जानते हो कि कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होते हैं 5 होते हैं और A E I O U होते हैं। तो बेटा ये सभी रोस्टर फॉर्म है। अगर आप इसको मान लो अगर ऐसे लिख दोगे, कैसे, आपने चलो मान लिया O पहले लिख दिया, फिर A लिख दिया, फिर U लिख दिया, फिर I लिख दिया, फिर E लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। ये रोस्टरी फॉर्म में सब, ऑर्डर मैटर नहीं करता है इसमें, ठीक है ना। चलिए और एक दो एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको। एक एग्जांपल और लेते हैं कि द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन स्कूल। एक वर्ड ले लेते हैं, तो द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन स्कूल, SCHOOL, ठीक। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन स्कूल, तो देखो सेट बनाएंगे तो मान लो मैंने यहाँ पे A लिखा, करली ब्रैकेट में लगाया। अब जो सीखना है वो बहुत ज़रूरी है। देखो जब भी हम सेट को लिखते हैं, आई मीन रोस्टर फॉर्म में भी लिखते हैं तभी, तो क्या होता है, कोई भी जैसे इसमें SCHOO लिख रहा है ना, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट कभी कोई रिपीट नहीं होता है, चाहे 2 बार एलिमेंट हो चाहे 5 बार हो, बट एलिमेंट आपको एक ही बार सिंगल टाइम लिखना होगा। जैसे कैसे लिखेंगे, S, C, H, O, L, ये आपका सेट हो गया। आपने कहा सर ऐसे नहीं, हम तो अगर हम ऐसे लिख दें, C पहले, O S H L, ठीक है, दोनों ही सही है, ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बात समझ में आई। लेकिन आपको याद रखना है सेट का जो लेटर हो, जिससे सेट का जो फर्स्ट लेटर मतलब जिस सेट को बोलते हैं जिस नाम से, वो कैपिटल होता है, सभी एलिमेंट स्मॉल लेटर में होंगे। लेकिन अब आप कहोगे सर यहाँ तो आप कैपिटल लिख रहे हो, जब कभी हमारे क्वेश्चन में, अब जैसे कैपिटल में ही दिए गए ना, ये तो कैपिटल लेटर्स में पहले से लिखा हुआ था, तो इसलिए हमने कैपिटल लेटर का यूज किया है, ठीक है ना। दूसरी बात ये थी कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये था कि कोई भी नंबर डबल है, मीन्स कोई भी एलिमेंट है, तो उसे डबल नहीं लिखेंगे, सिंगल टाइम ही लिखा जाएगा। क्लियर, एक ही टाइम लिखेंगे, ऐसा नहीं कि ओ डबल आ रहा है तो डबल टाइम ओ लिख देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि सर ये रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कोई से नंबर ले लेंगे हम, तो आप इतना तो समझ ही गए कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है, एलिमेंट या ऑब्जेक्ट को हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में कैपिटल दिया है तो फिर तो हमें लिखना ही पड़ेगा ना, फिर हम क्या कर सकते हैं, तो लिखेंगे, है ना। चलिए अब कोई और एक नंबर ले लेता हूं मैं, कलेक्शन ऑफ ऑल डेज इन अ वीक। तो देखो वीक का बनाएंगे तो आप यहाँ W लिख लो या A लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या होगा, मंडे को शॉर्ट में लिख देते हैं, ट्यूसडे होगा, वेडनेसडे होगा, थर्सडे होगा, फ्राइडे होगा, सैटरडे होगा एंड SU संडे होगा, ठीक है। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया, इसको हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म। ऑर्डर मैटर नहीं करता है। अगर देखो हमारे पास सेपरेट कॉमा से लिखते हैं, पहली बात ये समझ लेनी है, और हम इसमें आगे पीछे लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं। अब हम चलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म पर। सेकंड मेथड था आपका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। सेट बिल्डर फॉर्म को लिखना कैसे लिखते हैं ये समझना होता है। उससे पहले आप ये समझ लो कि ये अगर इस तरह से कोई 2 पॉइंट रखे हुए हैं,
या कहीं ये ऑब्लिक टाइप का लगा हुआ है ना, स्लैश बोलते हैं आप लोग। एक्चुअली हम इसको दोनों को क्या पढ़ते हैं, सच दैट। कहीं भी लिखा होगा ग्रुप में है ना, इसमें सेट में, तो उसे रीड करेंगे सच दैट, ठीक है ना। चलिए तो अब मैं लिखता हूँ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक सिंपल सा ले लेते हैं, कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। देखो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है ना। अब इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सिंपल है बेटा। मान लीजिए मैं इंग्लिश अल्फाबेट का लिख रहा हूँ, वोवेल से लिख लेते हैं ऐसे करके, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ समझना है भाई कि करली ब्रैकेट लगाएंगे, एक्स लिखेंगे, जरूरी नहीं कोई वेरिएबल लेना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल जो वोवेल से हम किसी न किसी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक्स ले लो, वाई ले लो, जो भी है। तो देखो अब मैं लिख रहा हूँ ये एक्स सच दैट एक्स, यहां समझना है, एक्स सच दैट एक्स, मैंने एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल्स। देखो एक्स लिखा, इसको सच दैट पढ़ने को बोला मैंने, एक्स इज अ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, एक्स इज वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, और करली ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। अभी अभी एक हमने पहले समझाया था ना, ओड, क्या समझाया था, ओड ले लो, ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे करेंगे, मान लो नेचुरल नंबर है n इक्वल लिख दो, क्या दिक्कत है। एक करली ब्रैकेट लगाएंगे, x सच दैट x इज अ ओड नेचुरल नंबर, x इज ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, और हमने ये क्लोज कर दिया, ठीक है। चलिए कोई सेट है, a इक्वल करली ब्रैकेट में रखा है 2 4 6, ठीक है, 8। और अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, a इक्वल एक्स सच दैट एक्स, एक्स क्या एक्स है, इज एक्स इज अ मल्टीपल्स ऑफ 2 मल्टीपल्स ऑफ 2 लेस देन 10 है ना, 10 से छोटा, तो लिखेंगे लेस देन 10, ऐसे लिख सकते हैं एक। तो अब मैं आपको दो सिंबल बताऊंगा जिनका यूज होगा फर्स्ट एक्सरसाइज में ही। तो आप एक सिंबल ऐसे लिखा देखोगे इस तरह से, इसे पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। एक सिंबल और ऐसे होगा, उस पर इस तरह कटा हुआ होगा, है ना, क्रॉस लगा, तो इसे पढ़ेंगे डज नॉट बिलोंग टू। ये बात समझ में आ गई। ये दो साइन है, इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में इसका यूज होगा और आगे भी रहेगा यूज। फिर तो हम इसको पढ़ेंगे बिलोंग टू, मतलब इस तरह से साइन बनता है, इस तरह से होता है कुछ, है ना, ऐसे करके। और ये अगर इस तरह से ये क्रॉस है तो बिलोंग टू मतलब बिलोंग नहीं कर रहा है, बिलोंग्स टू का मतलब बिलोंग कर रहा है किसी चीज़ को, और ये बिलोंग नहीं कर रहा है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ कि ये कब यूज करना है और ये वाला कब यूज करना है, ठीक है ना। तो आप समझ गए हुए सिंबल के बारे में। तो चलिए मान लो कोई हम अपने पास एक सेट है, a इक्वल करली ब्रैकेट 1 2 3 4 5, बहुत है, इतना ही ले लेते हैं। अब आपने देखा, अब हमें ये बताना पड़ेगा कि ये बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब सुनो,
जो भी डिजिट होगी ये समझना है आपको। जैसे मान लो मैंने लिखा, चलो 2 और यहाँ डॉट 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 ए, ठीक है, मतलब यहाँ फिलअप है। यहाँ कौन सा आएगा, फर्स्ट कंडीशन में, सेकंड में 3a, थर्ड में 7a, फोर्थ में 5a एंड 5 में 9a। यह समझना है। देखो लिखने का तरीका भी ऐसा ही होता है, आगे एलिमेंट लिखा जाता है, पीछे सेट लिखा जाता है, ठीक है ना। अब देखो 2 इस सेट में, ये सेट ए है, ये सेट ए है सब ना, तो क्या ये 2 इस सेट ए में बिलोंग कर रहा है, मतलब ये 2 इस सेट का एलिमेंट है। तो हमने देखा कि ये 2 इस सेट का एलिमेंट है, मतलब ये 2 इस सेट को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 2 है ना ये, तो इसका मतलब ये साइन यहाँ लगेगा, ठीक है। सेकंड में देखते 3 बिलोंग टू ए, तो देखो आप इस सेट ए में देखो 3 मिल रहा है, 3 है, इसका मतलब ये इस सेट ए का 3 का एलिमेंट है, तो ये बिलोंग कर रहा है। 7 चेक करते हैं, इसमें देखा आपने 7 नहीं है, मतलब तो ये 7 जो 7 एलिमेंट है वो इस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इस तरह लगाएंगे, ठीक है। 5 बिलोंग कर रहा है, इसमें है देखो बिलोंग कर रहा है, तो इस तरह से। 9 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इस तरह से। बात समझ में आ गई होगी। लिखने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया कि पहले एलिमेंट लिखते हैं और उसके बाद यहाँ कोई भी साइन आएगा अपना, बिलोंग टू या नॉट बिलोंग टू, उसके बाद हम सेट्स लिखते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? तो समझ में आ गया होगा। इतना जो आपको समझाया मैंने, आपको समझाया सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है, फिर उसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग टू क्या होता है, ये साइन भी बता दिए। इस सभी का फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज होगा, ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल लेके और करा देता हूँ मैं आपको कि मान लो कोई एक एग्जाम्पल है, सेट P इक्वल एलिमेंट A E I O U, यही ले लेते हैं। तो इसमें लिखा है कि A, तो ये बिलोंग करेगा बेटा, ठीक है। अगर यहाँ आ जाए C, क्या C इस सेट को बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। तो बिलोंग नहीं कर रहा है तो डज नॉट बिलोंग टू, और बिलोंग कर रहा है तो बिलोंग्स टू हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपका एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन मिलेगा।